Hi everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज। एंड जिस टाइप के पैसेज जो है हमारे पास में आते हैं एग्जाम में, तो हम उसी टाइप का एक पैसेज जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन 1 जो है वो हो चुका है, जिसमें मैं आपको बेसिक्स बता चुकी हूँ कि आपको कैसे काइंड ऑफ एक बेसिक फॉर्मेट जो है एक आरसी को सॉल्व करने का क्या रखना है। एंड हमने एक शॉर्ट पैसेज भी सॉल्व किया था। तो टेक्निकली हमारे पास में या तो एक लॉन्ग पैसेज आता है या फिर एक शॉर्ट पैसेज आता है, राइट। टू टाइप के जो पैसेजेस है हमारे पास में रहते हैं, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। अब लॉन्ग पैसेजेस जो है वो हमारे थोड़े कैट लेवल के उतने ज़्यादा लॉन्ग पैसेजेस नहीं आते हैं, राइट। मॉडरेट पैसेजेस रहते हैं और इनकी लैंग्वेज भी जो है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल ही है, बहुत ज़्यादा टफ टाइप का लैंग्वेज नहीं होता है हमारा, राइट, एग्जाम में। तो हम उसी को देखने वाले हैं आज के, हाँ, अपने से सेशन में। तो आज हम ना एक पैसेज सॉल्व करेंगे। हम शॉर्ट पैसेज को किस टाइप से क्या डील करना है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आज एक और पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं। तो पैसेज का जो अप्रोच मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम लोग पहले जाएंगे क्वेश्चंस पे। पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हम पैसेज को रीड करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट पैसेज था, बट उससे पहले आप ये टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लें। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम कहाँ से हमें पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेंगी, कहाँ से कंटेंट प्रैक्टिस का मिलेगा या फिर क्लास नोट्स। तो आपको यहीं मिलने वाले हैं इस पे। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। सो एंड यस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये पैसेज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं ये वाला पैसेज। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली हम क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा, जब भी आप पैसेज पे जाते हो तो आपको ना थोड़ा सा बस ये चेक करना है कि इसका ना टॉपिक जो है वो क्या चल रहा है, टेक्निकली इसका टॉपिक क्या है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस रिलेटेड टॉपिक है ना। एंड सॉरी, आई हैव कफ कोल्ड। सो इसमें जस्ट देखना है क्या है। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द इंडियन यूनियन मॉडिफाई थिंकिंग ऑफ नेशंस। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने मैसेज करके बोला था कि मैम जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, या फिर वो क्या होती है एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने आपको बोला था कि आपको या तो आप चाहे समरी कर रहे हो, पैरा कॉम्प्लीशन कर रहे हो, या फिर आप आरसीज कर रहे हो। तो स्पेशली आरसीज में ना आपको एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना है। तो बेसिकली ये एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो होती क्या है बेसिकली, है ना। इसमें करना क्या होता है आपको एलिमिनेशन टेक्निक में, किस टाइप से इसको डील करना है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। वैसे लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन था तो शायद मे बी आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। बट आज हम डिस्कस कर लेंगे एलिमिनेट आपको वन बाय वन ऑप्शंस को करना कैसे है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंडियन यूनियन मॉडिफाई थिंकिंग ऑफ नेशन। बेसिकली जो इंडियन यूनियन था उसने कैसे मॉडिफाई किया थिंकिंग ऑफ द नेशन को, है ना, कैसे मॉडिफाई किया उसने, ये हमें बताना है। अब ये बेसिकली कैसा क्वेश्चन है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसका जो हमें आंसर मिलने वाला है वो पैसेज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो डायरेक्टली इसका पैसेज में हमें आंसर मिलेगा, उसके लिए पैसेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। व्हाट डज इट वाज टू बी अ फेडरल स्टेट बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, है ना, कि जो फेडरल स्टेट था वो किस पे था, बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म था। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अब इसके ये जो आंसर है ये पैसेज बेस्ड ही, राइट। बट इसका ना एग्जैक्ट आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा। थोड़ा आपको पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको जहां पर भी ये इससे रिलेटेड कि फेडरल स्टेट बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, इस इन्फॉर्मेशन पे जाना है, उसको रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है इन योर ओन वर्ड्स। और आपको वो जो इन्फॉर्मेशन ना उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिट्टो इन्फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं पैसेज से, राइट। तो आपको थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करके देन आंसर करना है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय इन दीज डेज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ये जो यहाँ पे पैसेज में गिवन था, राइटर ने बोला था कि इन दीज डेज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, राइट। उसका मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब क्वेश्चन तो ये भी पैसेज बेस्ड ही है, बट आपको इसमें करना क्या है, इन्फर करना है। एग्जैक्टली आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फेट ऑफ एशियन डेमोक्रेसीज वुड वन डे बी डिसाइडेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज, है ना। मीन इन कॉन्टेक्स्ट, इसको जिस मीनिंग में यूज किया गया है वो आपको बताना है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है इसको, है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किसका एग्जाम्पल देके या किसके सपोर्ट के लिए इनमें से ये बोला गया है। तो टेक्निकली बताना, ये
पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है ये पैसेज बेस्ड ही है क्वेश्चन तो, बट अगेन आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यू हैव टू इन्फर, राइट। तो टेक्निकली जो पैसेज है वो ओवरऑल आपको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था ओनली। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको गिवन होंगी, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की आपने जैसा यहाँ पे देखा इन 4 ऑप्शंस में से आपको एज इट इज जाके आंसर मिल जाएगा पैसेज में, तो ऐसा नहीं है, यू हैव टू इन्फर। आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा पैसेज को अपने वर्ड्स में। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये आपके सामने ना एक पैसेज है, आपके पास में ये एक पैसेज है, इसको रीड कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो चलो देखते हैं, पैसेज कुछ इस तरीके से है, सॉरी। ऑन August 15, 1947 इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला किससे? फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस से। जो ब्रिटिशर्स थे उनसे इंडिया को क्या मिला? ग्रांट हुआ। क्या ग्रांट हुआ? इंडिपेंडेंस। तो दिस वॉज एन इवेंट था ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से लेके द इंडियन यूनियन assumed a role in world politics that was appropriate enough to modify the thinking of nations। बेसिकली उस दिन से लेकर अगर देखा जाए, उस दिन से अगर देखा जाए तो जो इंडियन यूनियन था उसका रोल जो है पॉलिटिक्स में, है ना, कौन से पॉलिटिक्स में? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, राइट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका जो रोल था उसको क्या किया गया कि भैया अज्यूम किया गया कि अब इसका भी क्या होगा, कुछ जो रोल है वो अप्रोप्रिएट रोल होगा इसका मॉडिफाई करने के लिए थिंकिंग ऑफ नेशंस। और तब से लेके अब तक अगर हम देखते हैं, आज अगर हम जाते हैं तो जो वर्ल्ड में जो एक इमेज है इंडियन पॉलिटिक्स की और इंडिया की, राइट, वो बहुत डिफरेंट है 1947 से पहले। इवन 1947 टू अगर हम देखें 1970 तक इंडिया की कुछ इमेज ऐसी थी कि इंडिया इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, बहुत पुअर कंट्री है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, काइंड ऑफ वो इमेज एक चेंज हुई है धीरे धीरे करके, और पॉलिटिकली भी चेंज हुई है। पहले अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली इंडिया की एक बहुत डिफरेंट इमेज थी, इंडिया को उस लेवल पे कंसिडर नहीं किया जाता था। बट आज इंडिया जो है वो अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लीडर वाले उसमें है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स लाइक नॉन अलाइनमेंट। अब कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? नॉन अलाइनमेंट, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। ये इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया, नॉन अलाइनमेंट एंड टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस एंड पीसफुल, राइट, को एग्जिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के थ्रू इनटू द इंटरनेशनल वोकैबुलरी में, कि हाँ पॉलिटिकली भी ये चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, कि नॉन वायलेंस करके और पीसफुल एक एनवायरनमेंट बना के उस तरीके से भी पॉलिटिकली चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं या एक चलाई जा सकती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल जो वोकैबुलरी है वहाँ पे ये वर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए। आउट ड्रीम्स कंसर्न इंडिया सेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कि आउट ड्रीम्स कंसर्न इंडिया, राइट, ऑन द ईव ऑफ अचीविंग फ्रीडम। जिस शाम हमें फ्रीडम मिली, ये प्राइम मिनिस्टर के कुछ शब्द थे। बट दे ऑल्सो कंसर्न द ओल्ड वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड हैज़ बिकम वन। बट उनका ये भी कंसर्न है कि पूरा विश्व जो है वो क्या बने? एक ही बने। महात्मा गांधी चूज नेहरू। महात्मा गांधी ने चूज किया नेहरू को टू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। वो तो हम सबको पता ही है कि जो गांधी जी थे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चूज किया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और भी ऑप्शंस थे उनके पास में, बट खैर विद हिज विजन ऑफ यूनिटी। और किस विजन से? कि इनका जो विजन था ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन, ही बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और वो क्या बने? आर्किटेक्ट बने मॉडर्न इंडिया के। इट मीन्स उन्होंने जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको चेंज करने की कोशिश की, जो कि दिखता भी ऐसी बात नहीं है। इट वॉज टू बी अ फेडरल स्टेट बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया आपके पास में कि इट वॉज टू बी अ फेडरल स्टेट, इट वॉज टू बी अ फेडरल स्टेट जो कि किस पे बेस्ड था? सेक्युलरिज्म पे, राइट, टू कमिटमेंट टू एन
इंडियन आइडेंटिटी विच वॉज अबाव ऑल रेसेस, कास्ट एंड रिलीजन्स। तो बेसिकली उनका जो एक मोटो था या एक मोटिव था, जो एक आर्किटेक्ट वो बनाना चाहते थे, मतलब वो आर्किटेक्चर जो बनाना चाहते थे मॉडर्न इंडिया का, वो क्या था? वो ये था सेक्युलरिज्म, राइट। सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर इंडिया मीन्स कि जहाँ पे लोगों को डिवाइड ना किया जाए उनके कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, राइट। वो सब रिलीजन्स को प्रायोरिटी देना चाहते थे, वो चाहते थे कि सब इक्वालिटी पे रहें, राइट। ऐसा नहीं हो कि ये रिलीजन ऊपर है, ये नीचे है, या फिर ये कास्ट अपर है, लोअर है, या फॉर एग्जाम्पल जो भी है वट एवर। अब बट वॉट आयरनी कि ये जो रिजर्वेशन है ये भी तभी इंट्रोड्यूस कराया गया कि कौन नीचे है ऊपर है जो भी है, ये खुद दिखाने के लिए, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि सबको एक इक्वल लेवल पे रखा जाए, राइट। किसी को कम ना मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले, सब इक्वल लेवल पे रहें। तो ये ऐसा कराया गया। बट वो कहीं ना कहीं कुछ टर्म में करेक्ट भी था, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको कि ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लोग बहुत लोअर समझते थे, वो अपनी अपनी मेंटालिटी होती थी कुछ समझने की, बट कुछ लोग जो कुछ को लोअर समझते थे उन्हें एक अपर लेवल पे लाने के लिए वो ज़रूरी भी था, है ना। तो वैसा, सो इट वॉज अ विजन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशंस, और वो उनका एक विजन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशंस का, ताकि सबको इक्वालिटी मिले। बोथ नेहरू एज वेल एज हिज डॉटर, है ना, एंड सक्सेसर, तो डॉटर कौन थी उनकी? जो श्रीमती इंदिरा गांधी, वर वेल अवेयर दैट ओनली अ फर्म एनकरेज in the Indian identity could unite the nation and enable it to make an impact on the world। कि और वो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि कहीं ना कहीं कि ये जो एक फॉर्म है ना, इन द इंडियन आइडेंटिटी, वो क्या कर सकती है, एक जोड़ सकती है ना, पूरे विश्व को। इन दीज डेज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था कि इन दीज डेज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस द वेस्टर्न पावर्स एंड अमेरिका कैन नॉट afford to ignore what is happening in this region। अब कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स थे, जो भी बोल सकते हैं हम, जैसे रशिया हो गया, है ना, या फिर जो अमेरिका था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इग्नोर करना जो भी हो रहा था इस रीजन में। सो इट इज़ पॉसिबल दैट द फेट ऑफ द एशियन डेमोक्रेसीज वुड वन डे बी डिसाइडेड ऑन द बैंक्स ऑफ the Ganges, right? So if India fails to remain a democracy, अगर इंडिया फेल हो जाती है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में, तो दिस वुड ट्रिगर द फॉल ऑफ द ओल ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का भी क्या होता, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता। अगर इंडिया में ऐसा होता तो बाकी भी जो एशियन कंट्रीज हैं उनका भी डाउनफॉल आता, राइट। That is why the Indian Prime Minister has to play a role that goes well beyond duties related to internal affairs only. It is the international political significance। यही था international political significance कि भैया खुद की कंट्री के साथ साथ, क्योंकि अगर इंडिया का डाउनफॉल होता इन द टर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं उन पर भी फर्क पड़ता। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके पास में था कि हाउ डिड द इंडियन यूनियन मॉडिफाइड थिंकिंग ऑफ द नेशन, बताओ कैसे किया। अब आपके पास में ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इट मेड द नेशंस टू एक्सेप्ट इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट। या फिर इट गेव कॉन्फिडेंस टू द कंट्रीज, है ना, या तो इसने कंट्रीज को कॉन्फिडेंस दिया कि विच वर स्टिल अंडर कॉलोनियल डोमिनेंस टू गेन फ्रीडम बाय फाइटिंग, कि भैया वो भी फाइट करें जो भी अंडर एक डोमिनेंस के अंडर हैं। इट मीन जो अभी भी फ्री नहीं है, जैसे कि जापान, कहीं ना कहीं हम जापान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन हमसे भी मिला था, हमारे बाद ही जापान इंडिपेंडेंट हुआ है, राइट, टू गेन फ्रीडम बाय फाइटिंग। It gave the world the concept like non-alignment, tolerance and non-violence and peaceful coexistence का concept समझाया इसने वर्ल्ड को। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है, इट गेन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेंस एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द डाउनट्रॉडन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं था कि प्रोवाइड कराई थी लीडरशिप, एज सच वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, नॉट गिवन, तो ये तो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए ए पे, इट मेड द नेशन टू एक्सेप्ट
इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कि भैया इसने क्या किया, नेशंस को ये एक्सेप्ट करवाया है ना कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उसमें एक्सेप्ट करने की क्या चीज़ थी, मतलब वो तो ठीक है हो ही गया था, बेसिकली मॉडिफाई थिंकिंग ऑफ द नेशंस। इसने कैसे, इंडियन यूनियन ने कैसे मॉडिफाई किया जो अदर नेशंस हैं उनकी थिंकिंग को, इसके थ्रू तो नहीं कर सकते कि वो एक्सेप्ट कर लें कि वी आर फ्री नाउ, तो उससे उनकी थिंकिंग कैसे चेंज होगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, इट गेव कॉन्फिडेंस टू द कंट्रीज, अब कॉन्फिडेंस जो है वो दिया अदर कंट्रीज को, ये इससे बेटर ऑप्शन जो हमें गिवन है ना, जो गिवन है वो ये है कि इसने क्या किया, वर्ल्ड को एक कॉन्सेप्ट समझाया कि लाइक नॉन अलाइनमेंट, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड को दिया या उसे समझाया, तो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट क्यों, बिकॉज ये हमें गिवन था। तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना था। What does it was to be a federal state based on secularism? इसका मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका क्या मतलब है। इसका मीनिंग है कि इंडिया वॉज टू बी कमिटेड टू द इंडियन आइडेंटिटी, कि इंडिया जो है वो क्या था, कमिटेड था किसके प्रति, इंडियन आइडेंटिटी के प्रति। इसका सेक्युलरिज्म का मीनिंग आपको बताना है, फेडरल स्टेट जिस पे बेस्ड था। इंडिया वॉज टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स विद सम ऑटोनॉमी टू देम एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स देम, राइट। अब वो डाइवर्स ग्रुप्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पैसेज में गिवन है, अगर हम पैसेज में जाते हैं डायरेक्टली आपको गिवन थी इन्फॉर्मेशन, राइट यहाँ, हाँ, कि जो इट वॉज टू बी द फेडरल स्टेट बेस्ड ऑन सेक्युलरिज्म, इट मीन्स क्या था कि द कमिटमेंट टू एन इंडियन आइडेंटिटी जो कि सबसे ऊपर है अबाव रेसेस, कास्ट एंड रिलीजन से। इट वॉज अ विजन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायमेंशन, राइट, जो कि हमें गिवन था अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका आंसर क्या होगा कि इंडिया वॉज टू मेंटेन इट्स आइडेंटिटी एज अ कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि क्या हो, डाइवर्स ग्रुप्स की हो, जो सेक्युलर हो, जिसमें सारे ग्रुप्स हों, सारे मतलब कास्ट को एंड रेसेस को, इन सबसे ऊपर हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट को या रिलीजन को लेके बेस्ड हो, ऐसा नहीं, विद सम ऑटोनॉमी, राइट। इसको एक बार होल्ड करते हैं, आगे के ऑप्शंस देते हैं। इंडिया डिसाइडेड नॉट टू इनकरेज नहीं करेगी, इनको, या इन पे बेस्ड इंडिया की आइडेंटिटी नहीं होगी। इंडिया को कोई भी एक रिलीजन या एक कास्ट या रेस के बेसिस पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंडिया की जो आइडेंटिटी होगी ना वो इनसे ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इनकरेज नहीं करेंगे, राइट, इनकरेजमेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, तो ये नहीं होगा। इंडिया स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन द बैड प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट, इंडिया ने स्टार्ट किया क्या, प्रोसेस करना, एलिमिनेशन करना इनका, कि नेम ऑफ रिलीजन पे। ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन रिलेवेंट कुछ भी गिवन नहीं था हमारे पास, दिस इज नॉट गिवन, तो वी कांट कंसिडर दिस ऑप्शन, राइट। तो आंसर क्या था इसका कि इंडिया मेंटेन करेगी अपने आइडेंटिटी एज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स, ना कि किसी एक रिलीजन या किसी चीज पे बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डज द राइटर मीन बाय, जो आपको गिवन है कि इन दीज डेज ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी, जो गिवन था इसके सेंस में ऑथर क्या कहना चाह रहा था। सॉरी, यू हैव टू इन्फर, एग्जैक्टली आपको डेफिनेटली गिवन नहीं होगा, आपको इन्फर करना है इसका आंसर, तो इन्फर कीजिए। एवरीवन इन सोसाइटी, वो क्या है, डिपेंडेंट है ऑन वन अनदर इन वन वे और द अदर, कि एक दूसरे पे कैसे ना कैसे करके डिपेंडेंट है हर एक इंडिविजुअल। ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, दिस इज एलियन इन्फॉर्मेशन और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एलिमिनेट कर दो, यही है एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट पे जाइए, ईच ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री कैन नॉट डू विदाउट द कॉपरेशन ऑफ द अदर स्टेट्स। देखो, ईच ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट जो है कंट्री का, कैन नॉट डू विदाउट, वो कुछ नहीं कर सकता दूसरे स्टेट्स के कॉपरेशन के बिना, विच इज ऑल्सो नॉट गिवन, राइट, अगेन ऑल्सो नॉट गिवन, तो वी कैन एलिमिनेट दिस। द कंट्रीज ऑफ एशिया, अमेरिका एंड द वेस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कोऑपरेटिंग विद वन अनदर, यही तो गिवन था। अगर एक का डाउनफॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के सेंस में अगर इंडिया का डाउनफॉल आता है तो बाकी एशियन कंट्रीज को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ना कुछ देखने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट बोल सकते हैं, कॉपरेट करना पड़ता है एक दूसरे को साथ चलने के लिए, राइट।
तो इसको एक बार होल्ड करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द वेस्टर्न पावर्स एंड द अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन एशिया। वो इग्नोर नहीं कर सकते थे, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक, राइट। ये इसका आंसर तो नहीं, इसका मीनिंग तो बिल्कुल नहीं था। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मीन्स ये था कि द कंट्रीज ऑफ एशिया, अमेरिका एंड द वेस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कोऑपरेटिंग विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किए बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे और आज भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द फेट ऑफ एशियन डेमोक्रेसीज okay would one day be decided on the banks of the Ganges, which is given to us in our last paragraph, mean in the context as it is used here। यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, उस किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बताना है आपको बस। वो अकॉर्डिंग टू यू किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है? देखो स्टार्ट करते हैं। द सीट ऑफ गवर्नेंस वुड शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली विच इन ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना टू वाराणसी। ये तो गिवन ही नहीं था, एलियन इंफॉर्मेशन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इट मीन्स हमारे पैसेज के आसपास का भी नहीं है, टॉपिक ही बाहर का है। इंडिया वुड बिकम इन अ पोजिशन टू कंट्रोल, इंडिया जो है वो उस पोजिशन पे आ सकता है टू कंट्रोल द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट की कंट्रीज को कंट्रोल करे, एंड अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर द डेमोक्रेसीज ऑफ एशिया, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो एशिया की डेमोक्रेसी पे है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। क्या इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया था? या फिर द रूलर्स ऑफ इंडिया सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेस कंट्रोल ओवर द डेमोक्रेसीज, की जो रूलर्स जो थे इंडिया के, जो कि बैठे थे बैंक्स ऑफ द गंगेस पे, है ना, वो क्या कंट्रोल ओवर द डेमोक्रेसीज ऑफ एशिया पे उनका कंट्रोल था? नहीं, ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है हमें। जो गिवन नहीं है हम उसे इन्फर नहीं कर सकते, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इफ द इंडियन डेमोक्रेसी ग्रोज, अगर इंडियन डेमोक्रेसी बढ़ती है, इट विल हेल्प अदर डेमोक्रेसीज को भी वो हेल्प करेगी इन द रीजन ग्रो करने में। इफ इट फेल्स, और अगर वो फेल होती है तो डेफिनेटली, है ना, इफ इट फेल्स द कंट्रीज ऑफ दिस रीजन विल फेल, डेफिनेटली वो भी फेल होंगी। तो यही तो कह रहा था, इसी कॉन्टेक्स्ट में तो इसका यूज हुआ था कि द फेट, जो किस्मत जो है एशियन डेमोक्रेसीज की, वुड वन डे बी डिसाइडेड ऑन द, एक दिन डिसाइड की जाएगी किस पे? बैंक्स ऑफ द गैंगेस पे। यही तो ये कहना चाह रहा था, राइट। सीधा सीधा गिवन था हमें। लास्ट क्वेश्चन इजी सा है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, एक वर्ड यूज किया गया, ट्रिगर। ट्रिगर वर्ड यूज किया गया था इस पैसेज में। ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है और ये ऐसे ही आते हैं, पैसेज से ही आते हैं, कोई बाहर की वोकैबलरी नहीं आती, आपकी पैसेज बेस्ड वोकैब ही आएगी। तो इन द पैसेज वो किस सेंस में था, उसका मीनिंग क्या है? ट्रिगर्ड का मीनिंग क्या था यहाँ पे? ट्रिगर्ड का मीनिंग क्या ही हो सकता है, तुम खुद सोचो। प्रिवेंट मीन्स होता है बचाना या बचना। बचाना तो ट्रिगर मीन्स हो ही नहीं सकता, ना ही फेल होगा ना ही हिट होगा। आंसर एक ही है, ब्रिंग अबाउट, राइट, ब्रिंग अबाउट। तो ये था आपका पैसेज। बाकी आपको और जो पैसेजेस हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, सीमेट लेवल के पैसेजेस। तो आप एक बार रात को 11-12 बजे के करीब टेलीग्राम चेक कर लेना, तब तक मैं आपको कुछ पैसेजेस दे दूंगी सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। एंड या प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप 10 to 15 पैसेजेस की तो प्रैक्टिस लगा लो, तो उतने मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, मोर देन सफिशिएंट है उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी एक बार इस पैसेज को खुद से भी सॉल्व करना, और इससे पीछे भी जो मैंने पैसेज कराया था उसको भी खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। तो बस यही है। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।